हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है आपके स्टेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लगभग 5 से 6 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। आपने अपना लगभग सिलेबस कवर कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में अब आपको प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने चाहिए। इससे आपका एनालाइज हो पाएगा। अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो तो उसमें सुधार कर सकते हो। उस टॉपिक को दोबारा से आप जो है अगेन रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने चाहिए सभी सब्जेक्ट के। और हम भी आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग, हरियाणा जीके, सीडीपी, साइकोलॉजी, इनका लगभग मैंने अपने चैनल पर सिलेबस कवर करा रखा है। अब मैं इनके प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए क्लास रहेगी और तीनों ही लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर वॉच करें। कोई बंदा नया जुड़ा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भाई शेयर किया करो, लाइक किया करो वीडियो को, और कमेंट करके भी बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। थोड़ा स्पीडली चलेंगे क्योंकि हमने डिटेल में चीज़ें की हुई हैं। जिस बच्चे ने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है वो जाके चेक करे। वहाँ पे आपको एस्टेट 2022 से सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाके अपना कंसेप्ट क्लियर करें। बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस इजीली लगा लोगे। यहाँ पे चीज़ें समझते हुए भी चलेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा स्पीडली हम चलेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हैं भाई सारे ही, तीनों ही लेवल के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय आप वेस्ट ना करते हुए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, संवेग क्या होते हैं भाई आपके। ठीक है, आपका रोना, हंसना, चिल्लाना, ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं ये संवेग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है बच्चों के भीतर छुपे हुए संवेग, ठीक है, उन जो घुटन होती है, शक्तियाँ, उनको बच्चा कैसे बाहर निकालता है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, सांवेगिक विचलन। ठीक है, इसके अनुसार। सेकंड जो क्वेश्चन है भाई आपका, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने जो विचार है, क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है, मतलब कि नकल करना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है। ठीक है, अनुकरण नकल करने से बोलते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। तो ये तादात्म्यकरण कहलाती है, प्रक्षेपण और चित्त स्थापन, विस्थापन। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा भाई। आप भी सोचा करें, क्वेश्चन का आंसर निकाला करें, फिर मैं आपको आंसर बता ही रही हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तादात्म्यकरण। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट रह जाएगा, तादात्म्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। जीन पियाजे से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे की मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखी जरूर जाके देखना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जीन पियाजे इतने अच्छे से कराया हुआ भाई, अगर आप करते हो स्टोरी को तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मर्जी चाहे जो एग्जाम दे लेना। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है। अमूर्त तर्क पूछा भाई। ठीक है, 6 से 8 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 11 से 14 वर्ष। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा भाई। मूर्त तर्क, अमूर्त तर्क पूछा भाई। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार तो आपकी चाइल्डहुड जो अवस्था होती है बच्चे की, ठीक है, तो उसमें आपका अमूर्त तर्क, तो ये हो जाएगा आपका 11 से 14 वर्ष। ठीक है, तो 11 से 14 वर्ष की जो होती है उसमें बच्चा अमूर्त तर्क करने लगता है। ठीक है, और जो आपका मूर्त तर्क होता है वो बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में शुरू हो जाता है अभी। ठीक है, या फिर इसको उत्तर बाल्यावस्था, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर बाल्यावस्था में अमूर्त तर्क जो है विकसित होने लगता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर आपका किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था आएगा। तो इसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको उत्तर बाल्यावस्था में मिलेगा अमूर्त तर्क, या फिर आपको पूर्व किशोरावस्था में अमूर्त तर्क विकसित हो जाएगा। ठीक है, और जो मूर्त रहता है वो आपका बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, अतार्किक चिंतन शेष अवस्था में होता है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने जो है बहुत अच्छे ढंग से कराई हुई हैं अपने। ठीक है, जो मैंने मैराथन क्लास डाली थी सीडीपी साइकोलॉजी की, उसमें आप अच्छे से चीज़ों को सीख लेना, समझ लेना कि भाई क्या होता है मूर्त अमूर्त, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हुई हैं। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। सामान्य भाषण विकार नहीं है पूछा है। देखो, ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, भाषण विकार, भाषण विकार। देखिए, तुतलाना है भाई, भाषण विकार है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, तुतला के बोलोगे तो आपकी जो स्पष्टता है वो बेकार हो जाएगी, तुतलाना। ठीक है, आपका भाषण का विकार होता है भी। हकलाना भी है, उससे भी आपका, ठीक है, विकार है। अस्पष्ट उच्चारण ये भी है। बस ऊर्जा की कमी जो है यहाँ पे नहीं होगा, ऊर्जा की कमी कोई भाषण विकार नहीं है। बाकी तुतलाना, हकलाना, अस्पष्ट उच्चारण करना आपके भाषण विकार होते हैं भाई। ठीक है, रोषाशाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं।
हैं। बहुत अच्छे से किया भाई ये हमने। रोसाशाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? 12, 10, 30, 31। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो रोसाशाही धब्बा परीक्षण जो होता है उसमें 10 कार्ड निर्धारित होते हैं। ठीक है, 10 कार्ड आपको ध्यान रखने हैं, 10 कार्ड निर्धारित होते हैं। वह संधि काल किशोरावस्था को कहा जाता है। अवस्था का आयु विस्तार क्या होगा? वह संधि अवस्था का आयु विस्तार, एडोलसेंस। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है भाई। देखो जो इसका पूछा भाई, वह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या रहेगा, तो 11 से 16 वर्ष की अवस्था का रहता है इसका विस्तार। ठीक है, रॉस के अनुसार, अच्छा, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने की हुई हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मिथ्या परिपक्वता कही थी वो आपका किस में हो जाएगा भाई? ठीक है, आपने की हुई है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। ठीक है, बाल अवस्था रहेगी आपकी मिथ्या परिपक्वता अवस्था। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हुई हैं। आपने नहीं देखा जाके देख लेना, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है भाई, 100%। एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है। जो बाल अवस्था होती है इसे तार्किक चिंतन, मैंने अभी बताया था, तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। अतार्किक चिंतन किस में होता है भाई? किशोर अवस्था, एडोलसेंस में होता है। ठीक है, और तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, ये बाल अवस्था में होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं जो आरंभिक स्कूल एज होती है वो भी 6 से 12 वर्ष की 6 वर्ष का जब बच्चा होता है स्टार्ट करता है, तो 6 से 12 वर्ष आपकी आरंभिक स्कूल एज हो जाएगी। ठीक है, उसी के बाद गंदी अवस्था, ठीक है, इसको कहा जाता है किसको? चाइल्डहुड स्टेज को। उसके बाद ऐसे गेम स्टेज, गेम स्टेज मतलब खेलों की अवस्था। ठीक है, खेलों की अवस्था। और खिलौने की अवस्था जो होती है वो शेष अवस्था में होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खिलौने की अवस्था पूछी जाए तो शेष अवस्था करके आना है भाई। ठीक है, और खेलों की अवस्था पूछी जाए, ठीक है, और खेलों की अवस्था पूछी जाए तो आपको क्या करना है भाई? बाल अवस्था करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे होता है ना संग्रहण करने की प्रवृत्ति, जैसे कंचे इकट्ठे करते हैं, कार्ड वगैरह इकट्ठे करते हैं बच्चे, तो वो भी बाल अवस्था में ही करते हैं। ठीक है, हम जब छोटे थे कंचे इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे कार्ड्स इकट्ठे कर लिए, तो संग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं चीज़ों को। ठीक है, टोली समूह गैंग की अवस्था भी बाल अवस्था हो जाती है। जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड। ठीक है, यूनिक पीरियड भी आपकी चाइल्डहुड स्टेज ही होती है। ठीक है, और यहाँ पे और बता देती हूँ भाई मैं आपको शेष अवस्था, मैंने आपको बताया इसको खिलौने की आयु कहा जाता है। सेल्फ लव, ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव इसी में होता है आपकी शेष अवस्था में। टॉय एज इसको कहा जाता है, खिलौने की आयु भी बताया था। इमिटेशन करना, नकल के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चे तो होते हैं जो इस एज के होते हैं 5 साल तक के बच्चे, जो नकल के द्वारा चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चीज़ से सीखते हैं, नकल करते हैं अपने माता पिता, अपने से बड़ों की। ठीक है, और इस अवस्था में जो शिशु होता है पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर ही रहता है, और संवेग जो उसके होते हैं ना मूल प्रवृत्तियाँ उन पर आधारित होता है। जैसे कि उसको भूख लगी है तो वो रो के बताएगा। ठीक है, नींद आएगी तो रोना लगेगा, तो वो अपने संवेग जो होंगे ना उनके माध्यम से, ठीक है, उन पर ही आधारित होता है और माता पिता पर निर्भर रहता है। क्यूरियोसिटी होती है सबसे ज़्यादा, आपने देखा होगा 3 से 4 साल का जब बच्चा, 3 साल का बच्चा जब बोलना सीख जाता है तो कितने क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उनमें क्यूरियोसिटी की जो भावना होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसे अतार्किक चिंतन कहते हैं। मैंने चीज़ बता दी, तो ये हो गई आपकी। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी बता देती हूँ, किशोर अवस्था से भी क्वेश्चन आता है। शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मैंने करवा रखी है यहाँ पे, मैं अगेन बता रही हूँ। ठीक है, बाकी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पर आप सुन लो, एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म होता है। इसे जीवन का कठिन काल आपकी किशोर अवस्था को कहा जाता है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था एडोलसेंस होती है ना, उसी में कहते नहीं है आंधी आ गई मेरे जीवन में, तो ऐसा तूफान आया, संघर्ष करते हैं बच्चे, तो ये सारी अवस्थाएं इसी को कहा जाता है, किशोर अवस्था को। ठीक है, और विषम लैंगिक आकर्षण, देखो ये समझ लो भैया, विषम लैंगिक आकर्षण, तो जो किशोर अवस्था होती है इसमें लड़कियां जो है लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो ये किशोर अवस्था में ये भावना होती है। बाकी जो बाल्य अवस्था होती है उसमें समलैंगिक भावना होती है। कैसे? लड़कियां होंगी तो लड़कियों के साथ ही खेलेंगे, लड़के लड़कों के साथ ही खेलेंगे, तो वो तो समलैंगिक होगा। लेकिन जो विषम लैंगिक आकर्षण होगा वो किशोर अवस्था में रहेगा, और ये विषम लैंगिक आकर्षण भाई आपका शेष अवस्था में भी होता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा, जो माता होती है, जो बच्चा होगा, ठीक है, लड़का होगा, वो अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करेगा, लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी विषम लैंगिक आकर्षण होता है। ठीक है, तो लड़कियाँ जब अपने पिता से प्रेम करती है तो उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा जाता है। भी ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन भी कन्फर्म आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और जो पिता से प्रेम करता है, ठीक है, लड़की अपनी पिता से प्रेम करती है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि हो गई, और माता से प्रेम करता है लड़का तो ओडिपस ग्रंथि हो गई। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, बाकी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि निष्पादन का जो है परीक्षण का प्रकार नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, ये रहे। आर्मी अल्फा परीक्षण,
कोहो का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, पास अलोंग परीक्षण। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ए रहेगा। ठीक है, आर्मी अल्फा परीक्षण बहुत अच्छे से किए हुए हैं भाई, ये परीक्षण कर लेना भाई जिस बच्चे ने नहीं किए हैं, बाकी अपना जो है रिवीजन आप कर ही लो। ठीक है, मैं बता दूं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत सिलेबस कवर करते हैं, और यहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ साथ में। अगर आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हो, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। ठीक है, 10 से 12 या 15 क्वेश्चन की आपको डायरेक्ट हेल्प मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चीज़ों को समझें और जो है कंसेप्ट क्लियर क्या है तो क्वेश्चंस का आंसर लगाएं। कंसेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं आप आंसर लगा लोगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, होते तो सिलेबस से ही हैं, कंटेंट से ही होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, बाकी जब आप चीज़ों को समझोगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, हमारे सिलेबस से ही होते हैं, बस आपके डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से समझ रहे हो। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। देखो ध्यान से सुन लेना भाई, तेजी से और आसानी से सीखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, बिल्कुल ठीक है, तेजी से सीखते हैं और आसानी से सीख लेते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे ना, मल्टी टैलेंटेड, तो वो तेजी से सीखेंगे। जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं और आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं भाई। नेक्स्ट जो रहेगा बी, कठिन मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं, नहीं पूछा हमको नहीं देना, ठीक है। बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, ये भी ठीक होता है। जो आपके इंटेलिजेंट बच्चे होंगे ना, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, वो बहुत सारी जानकारी अपने अंदर बहुत सारा डाटा रखते हैं, और ज़्यादातर बच्चों में ये आपका गुण नहीं होता, ठीक है, जागरूक नहीं होते, इन चीज़ों की नॉलेज उनको होती है। पर जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा उसे बरकरार रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती नहीं, उनको अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। वो प्रतिभाशाली भी ऑलरेडी बोल रहा है, प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो अभ्यास ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। वो इतना टैलेंटेड होता है, तेज़ी से चीज़ों को सीख लेता है, आसानी से मानसिक कार्यों को प्रदर्शित करता है, और ज़्यादातर बच्चों में जागरूकता नहीं होती जिनको उनको नॉलेज होती है। तो आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, डी नंबर, क्योंकि नहीं पूछा था तो ये नहीं होता भाई, अभ्यास नहीं करते बच्चे। उसके बाद चलते हैं भाई 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम बताना भाई, ठीक है। सही तार्किक क्रम बताना है भाई किसका, अल्बर्ट बंडूरा का। मैंने बहुत अच्छे से आपको अल्बर्ट बंडूरा कराया हुआ है, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा से सॉरी क्वेश्चन जरूर आता है अल्बर्ट बंडूरा से, और इसका जो क्रम है, ठीक है, वो बहुत पूछा जाता है। और बता दूं जो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, सोशल लर्निंग थ्योरी इंग्लिश में बोला जाता है भाई इसको, ठीक है। तो इसके जो अन्य नाम भी होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नाम से ही घुमा के दिया जाता है। आप सोचोगे ये तो नहीं दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, लेकिन देखो इसको अवलोकनात्मक अधिगम कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी इसको कहा जाता है। अनुकरण करना, इमिटेशन के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, तो ये भी इसका नाम ही हो जाएगा किसका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। मॉडलिंग के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ठीक है, जो उनके आस पड़ोस समाज के द्वारा तो वो सीखते हैं इन चीज़ों को। तो ये आपके अन्य नाम हो जाएंगे, किसी भी तरह से एग्जामिनर घुमा के पूछ ले, आपको याद रखना है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण करना, अनुकरण द्वारा सीखना, मॉडलिंग के द्वारा सीखना, ये चीज़ें बताई थी अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है क्या, क्रम आपको भाई जरूर ध्यान रखना है। क्रम एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे, डिफरेंट एग्जामों में भी क्रम ज़्यादा ही आता है, अल्बर्ट बंडूरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेजेस ऑफ लर्निंग बंडूरा के अनुसार बता दूं मैं आपको, इन्होंने इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, पहले इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, 10 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर रहेगा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, डी नंबर, तो सबसे पहले उन्होंने अवधान बताया था। जैसे बच्चे पहले सबसे पहले अटेंशन रहेंगे, कोई भी कार्य आप किसी को सिखा रहे हो, ठीक है, आप सीख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले अटेंशन रहोगे, उसके प्रति ध्यान से सुनोगे चीज़ों को, फिर क्या करोगे भाई, धारण करोगे, ठीक है। ध्यान से सुना और फिर चीज़ों को आपने धारण किया, रिटेंशन किया, ठीक है। उसके बाद पुनरुत्पादन करोगे, ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन करोगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन करोगे उसके प्रति, फिर आप अभी प्रेरणात्मक अंदर से आप मोटिवेट हो जाओगे चीज़ों के प्रति, ठीक है, आप पे इफेक्ट पड़ जाएगा, मोटिवेट हो जाओगे। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो आप ध्यान से सुन रहे हो, धारण कर रहे हो, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उनका उत्पादन करोगे। जैसे कि मैंने कंसेप्ट क्लियर किया तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, उनका क्या कर रहे हो भाई, रिप्रोडक्शन कर रहे हो, और फिर आप मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ कि अब पेपर हो जाएगा, हमने तैयारी कर ली है। इस प्रकार से कुछ क्रम होता है भाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन ध्यान रखना है, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, ठीक है, आपके उसके बाद आपका अभिप्रेरणात्मक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ये जरूर पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, सोशियोमेट्रिक टेक्निक का आविष्कार
किसने किया सोशियोमेट्रिक टेक्निक का आविष्कार? ऑप्शंस हैं J.E. एंडरसन ने, J.L. मोरेन ने, ठीक है, E.B. हरलॉक ने, G.S. मोर ने। एक तो ये इंग्लिश हिंदी में इतने कन्फ्यूजन भरे शब्द होते हैं भाई, ठीक है। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इंग्लिश में, बाकी मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों ले लेती, ठीक है। PDF इस तरह से नहीं बनाई जाती, तो यहाँ पे मेरे पास तो जो है वो हिंदी में ही अवेलेबल है। PRT TGT PGT के क्वेश्चन है, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, आपको इंग्लिश में भी जो मेन चीज़ें हैं बताने की। तो आप ज़रूर, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो भी ज़रूर देखें, बहुत हेल्प मिलेगी आप सभी को, ठीक है। और ज़्यादातर जब जो बच्चे होते हैं हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी में ही कुछ चीज़ें उनको समझ आ पाती हैं, तो इंग्लिश हिंदी वाले ज़रूर देखें। और देखो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना वो बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही समझ आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में ही समझ आती हैं। तो मैं तो दोनों में ही, जो चीज़ें मुझे हिंदी में समझ ना आई वो मैं इंग्लिश में देखती थी, तो इंग्लिश में नहीं आए वो मैं हिंदी में देखती थी। किसी क्वेश्चन में अगर आपको क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आपको बिल्कुल एकदम से टिक तो समझ में आ गई, तो आप टिक कर देते हो, ठीक है, उनमें तो कोई कन्फ्यूजन होती नहीं। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो थोड़ी बहुत तो दोनों ही में ही क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, और आंसर जब भी देना है, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा पेपर, तो इंग्लिश में भी पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है, और आंसर आपको जब भी टिक करना है जब आपको लगे कन्फर्म इसका आंसर यही होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर जो है J.L. मोरेनो हो जाएगा, ठीक है, मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन भैया आपका, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? भाई टर्मन ने कहा था, डियरवॉन ने कहा था, वैकिंगन ने कहा था, काल्विन ने कहा था, ठीक है। तो ये आपको जो कथन होते हैं मनोवैज्ञानिकों के, जो कथन है कि ये कथन किसने कहा था, तो ये भी आपको करने हैं। बाकी जो सिद्धांत होते हैं ये भी सिद्धांत मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। लगभग मैंने 95 के करीब सिद्धांत कराए हैं, 2 वीडियो डालती है, छोटी छोटी वीडियो भाई आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको सिद्धांत मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट कवर सिद्धांत है सारे ही मनोविज्ञान के, ठीक है। एस्टेट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कर लेना किसने कौन सा कथन दिया सिद्धांत, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यह किसने कहा था भाई? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, टर्मन ने कही, टर्मन का कथन था भाई ये, ठीक है। ये एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भाई आपका, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, शेषावस्था में होती हैं, बाल्यावस्था में होती हैं, पूर्व बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था? कौन सी अवस्था में जो लड़कियां होती हैं लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर बताइए आप। देखिए इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, तो बी और डी दोनों ही रहेंगे, क्योंकि देखो जब आप देखोगे उत्तर बाल अवस्था, ठीक है, उत्तर जो बाल अवस्था होगी उसमें भी लड़कियां लड़कों से श्रेष्ठ हो, जल्दी से लंबी हो जाती है और बड़ी दिखने लगती हैं, ठीक है। और किशोर अवस्था में, ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था भी आ सकता था, तो आपको उत्तर अवस्था और पूर्व किशोर अवस्था में कन्फ्यूज कर देता एग्जामिनर, ठीक है। तो आपका इस तरह से बी या डी दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोनस अंक दिया गया था इसी वजह से इस क्वेश्चन में, तो बी और डी दोनों ही इसके आंसर रहेंगे, भी ध्यान रख लेना। उसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? E.L. थॉर्नडाइक को जाना जाता है, ऑप्शन आपका वेस्टालॉजी को जाना जाता है, हर्वर्ट को या फ्रोवेल को? शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता बहुत अच्छे से बताया हुआ कई बार, ठीक है। तो थॉर्नडाइक को, E.L. थॉर्नडाइक की जब थ्योरी की थी उसमें भी बताया था, और जो सिद्धांत दिए थे उसमें भी बताया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, एकदम से कर लेना भाई। शैक्षिक मनोविज्ञान के जो पिता हैं वो आपके E.L. थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कोई बच्चा नया जुड़ा है चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर दो भाई अभी की अभी, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। तो जब भी कुछ हो पाएगा हम भी तभी अंदर से मोटिवेट होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका लाइक जो रहेगा बहुत मोटिवेट करता है अंदर से, तो ऐसा लगता है कि हाँ जो हम मटेरियल दे रहे हैं बच्चों को हेल्पफुल है, ठीक है, और हमारी मेहनत भी कुछ रंग ला रही है। तो आप ज़रूर लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो ज़रूर से ज़रूर, और मैं कोशिश करूँगी आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। कोई डाउट है तो उसको भी आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको उसको क्वेश्चन का आंसर करने की। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? कौन सी विषय वस्तु है जो समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है भाई? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चेतना है, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक क्रियाएं, व्यवहारिक प्रक्रियाएं, अस्तित्व के तरीके और समस्याएं? तो इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक क्रियाएं, इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सी नंबर।
सी नंबर इसका आंसर रहेगा। देखो, जो मनोविज्ञानियों के एक अध्ययन के क्षेत्र संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, वो जो विषय वस्तु समग्रवादी मनोविज्ञानियों के अध्ययन क्षेत्र की रहेंगी, वो संपूर्ण मानसिक जो क्रिया रहेंगी वो भी हैं और व्यवहारिक प्रक्रियाएं ये भी हैं। ठीक है, संपूर्ण समग्र चीज जो पूछी हैं तो संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाओं से हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि देखो आ गया ना, इस तरह के कथन भी बहुत जाते हैं, मैंने करवा रखे हैं ये कथन भी, सीडीपी साइकोलॉजी में आपको मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे जो नए हैं वो आप यहाँ से कर लीजिए। बाकी मैं बता दूं, मैंने लगभग 25 नंबर की कंप्लीट करवा रखी है। ठीक है, 5 नंबर की भी गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, लेकिन आप मेरी प्लेलिस्ट से करते हैं तो 25 नंबर की आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दे। 25 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे भाई। थ्योरी अपनी अच्छे से क्लियर करें, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले एग्जामिनर, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, 100% की गारंटी तो भाई मैं नहीं लेती, कोई भी नहीं ले सकता टीचर, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो बाकी 25 नंबर तो आपके जरूर आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, तो जीन प्याजे नैतिक कौल वर्ग हो गया, ठीक है, सामाजिक वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, जैसे कि इनके सिद्धांत हो गए, तो यहाँ से तो कन्फर्म ही होते हैं क्वेश्चन आने। ठीक है, और आप इजीली भी कर लोगे, बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। एक आपका जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति वगैरह हुई, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाल्यावस्थाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्म होते हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी पता नहीं कथन वथन पूछ के कहाँ से उलझा दे चीज़ों में, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लें, यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे कथन। और बाकी मैंने करवा भी रखे हैं जो मेन कथन थे। और बाकी जो सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन से मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, ये मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, जिसमें मैंने 96 तक कवर करा रखे हैं, तो वो वीडियो जरूर वॉच कर लेना। प्लेलिस्ट में ये सारी ही वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप करना चाहो, अभी भी आपकी जो आपकी सीडीपी साइकोलॉजी की तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट एक दिन में कर सकते हो। 4 से 5 घंटे की टोटल ही वीडियो रहेंगी सारी ही, तो 4 से 5 घंटे में आप कंप्लीट सीडीपी साइकोलॉजी कवर कर सकते हो 25 नंबर की। और प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना भाई, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके एकदम से कंसेप्ट फिट हो जाएगा। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच कर रहे हो। तो यह किसने कहा था, ये मैंने आपको बता दिया, 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका था वैलेंटाइन ने कहा था। ठीक है, यह किसने कहा था कि व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है, योग पूछा भी, इसको योग को ध्यान रखना, वैलेंटाइन ने कहा था। 60 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी वालक की विशेषता नहीं है। अपराधी वालक की विशेषता कहिए भाई नहीं है। ठीक है, 3 तो हैं, एक नहीं है। देखो, विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना भाई बिल्कुल है, विद्यालय की संपत्ति को कोई बच्चा नष्ट कर रहा है तो वो अपराधी नहीं है, बिल्कुल अपराधी है। उसके बाद आपका बी ऑप्शन है भाई, धमकी देना एवं उपहास करना, बिल्कुल है भाई, धमकी दे रहे हो, उपहास कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, अपराधी वाले की विशेषता होगी। सताना, सताना, ठीक है, परेशान करते जो बच्चे सताते हैं तो वो भी होते हैं भाई। उसके बाद डी है, शरीर रचना से एस्थेनिक, देखो भाई वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, ठीक है, एस्थेनिक हैं, तो ये नहीं होगा, उसकी गलती नहीं है। ठीक है, बाकी विद्यालय को संपत्ति जो है संपत्ति को नष्ट करेगा, धमकी देगा, उपहास करेगा, सताएगा, तो ये अपराधी बालक की विशेषताएं होती हैं। शरीर रचना से एस्थेनिक बच्चा है तो वो अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है भाई, 18 नंबर सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्ति तत्व की विशेषता है। यथार्थवादी और व्यवहारिक, अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना, ठीक है, तत्वों के साथ सिद्धांत का समर्थन, अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना। तो इनमें से बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखो, अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ये निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी, देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी और बाहरमुखी, मैंने कराए हुए हैं भाई, सारी चीज़ें कराई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो चीज़ें मटेरियल मैंने बच्चों को करवाया है, मैं खुद भी अपना एनालाइज कर रही हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मैं आप कोशिश करूँगी एग्जाम तक वो कवर करा दूँ, क्योंकि मुझे अपना भी तो एनालाइज करना है। जो आप मैंने आपको मटेरियल दिया है उनमें से चीज़ें आपकी बन रही है नहीं बन रही है, तो सारी अभी तक तो मैंने जितने क्वेश्चन पढ़े सारे बने, बस एक कथन नहीं पढ़ाया था। ठीक है, 2 कथन आए हैं भाई, एक नहीं पढ़ाया था, एक पढ़ाया हुआ है, तो आप देखना आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्मुखी, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। ठीक है, जो अंतर्मुखी होते हैं वो खुद में ही लीन होते हैं, तो यहाँ पे जो अपनी बौद्धिक खोज में लीन होना, तो ये इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, और बाहरमुखी रहेंगे वो जो है खुद में लीन नहीं होते हैं, वो तो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते धरते रहते हैं। बाकी अपने जो अंतर्मुखी सोच के व्यक्ति रहेंगे वो अपने आप में लीन रहते हैं, बौद्धिक खोज में लीन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपकी विशेषता हो जाएगी 80 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इनमें से एक गतिविधि है जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्तियां बता दी मैंने आपको। ठीक है,
संवेग बताए थे, सॉरी, मूल प्रवृत्तियाँ बता दूं फ्रेंड्स। मूल प्रवृत्तियाँ आपकी जो दी थी विलियम मैकडोगल ने दी थी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मैंने करा रखी हैं। बाकी देखो किसी बच्चे को मूल प्रवृत्तियाँ ही करनी है, जैसे 14 है वहाँ से क्वेश्चन आता है एक ज़रूर 100% लिखवा लेना, ठीक है। या तो मूल प्रवृत्तियों के जनक पूछ लें, मूल प्रवृत्तियों को ऐसी तरह से क्वेश्चन पूछ जैसे यहाँ पे पूछा गया है, या फिर डायरेक्ट पूछ जैसे कि भय का क्या रहेगा, क्रोध का, ये चीज़ें, ठीक है, भूख का क्या रहेगा, तो उनका मीनिंग। तो मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ, ठीक है, शॉर्ट्स में एक पेपर पे लिख के सारी मूल प्रवृत्तियाँ जो 14 हैं बहुत अच्छे से तरीके से लिख के मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है, वहाँ से भी आप एक नंबर कन्फर्म कर लेना। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो ठीक है, वहाँ से मूल प्रवृत्ति देख सकते हो, शॉर्ट्स देख लेना। मोटिवेट भी क्या है उसमें बच्चे को थोड़ी उसमें लाइन्स लगाइए, मोटिवेशन स्पीच, तो वो देख लेना भाई। बाकी मैंने करा रखी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। अच्छा, विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना, बिल्कुल है भाई। देखो जिज्ञासा को शांत करोगे तो बच्चे क्या होते, मैंने आपको बताया जिज्ञासा होती बच्चों में, क्वेश्चन क्यूरियोसिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उनके विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देना तो ये तो ठीक है, उनकी जिज्ञासा शांत होगी, ठीक है। समस्या समाधान बिल्कुल है, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। कक्षा में विचार विमर्श, ठीक है, तो ये भी होगा। कक्षा में अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण, ठीक है, स्थिति प्रदान करना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा था भाई, नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखना, यहाँ पे आंसर ये होगा, नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना। एस्टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं, और यहीं से बच्चा जो है कंफ्यूज होता है और गलत करके आता है, चांसेस बढ़ जाते हैं गलत करने के। क्योंकि देखो क्या होता है, आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और आपको फर्स्ट ऑप्शन, जो आप ऑप्शन पढ़ोगे फर्स्ट में आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 3 जो आंसर होंगे वो बिल्कुल ठीक दे रखे होंगे, एक होगा गलत। तो आपको फर्स्ट पढ़ा आपने, बिल्कुल आपको ठीक लगा, आपने टिक कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आंसर देना है, सारे ही ऑप्शन पढ़ने हैं, कन्फ्यूजन होगी तब आपको एक जो डिफरेंट लगे, ठीक है, 3 पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा, नहीं पूछा है तो नेगेटिव वाला आपका राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से करना है भी पेपर अटेम्प्ट। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। बच्चे कहते हैं ना कि मैडम हमने तो सारा सिलेबस किया था, हमने तो पूरी तैयारी कर ली थी, पर फिर भी आते हुई चीज़ें भी गलत हो गई, ठीक है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हो कि भाई इतनी तैयारी करी, इतनी चीज़ें की, और जो चीज़ें आती थी वो भी गलत हो गई। ये सबसे बड़ी बात होती है डिमोटिवेट होने के लिए, ठीक है, ये आती हुई चीज़ें गलत कराते हैं। जो चीज़ आती नहीं, जो पढ़ी नहीं, उसकी तो टेंशन होगी नहीं, भाई हमने पढ़ा नहीं था, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, बट जो चीज़ आती थी उसको गलत कैसे कर जाए, ये तो माइंड से थॉट निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आती हुई चीज़ें गलत नहीं करनी है, केयरफुली चीज़ों को पढ़ना है, और वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, भाई हाँ ये तो क्वेश्चन आता है पढ़ते ही आंसर दो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा टाइम देना है भाई, माना टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, बट जो क्वेश्चन कर रहे हो उनको टाइम से ध्यान से देख के करोगे तो वो आंसर गलत नहीं होगा। टाइम बचाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। आपका 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता अवस्था गार्डन ने अपनी साइनेटिक तकनीक में प्रतिपादित नहीं की? देखो फिर से नहीं वाला क्वेश्चन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं वाले ही हैं यहाँ पे, ठीक है। संलग्नता, अंतर्भाविकता, समान वस्तु की खोज, संकल्पना का निर्माण, स्थैगन, इन चारों में से आंसर देना है। देखो नहीं वाला पूछा है तो संकल्पना का निर्माण ये हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। नहीं पूछा था, ठीक है, आपका संलग्नता, अंतर्भाविकता भी होती है, समान वस्तु की खोज, और सतंगन ये भी होता है, संकल्पना निर्माण ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा था तो ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? देखो गलत ही पूछ रहा है ये। संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, ठीक है, जो संवेग हैं आपके भावनाओं के आधार होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। भावनाएं जन्मजात होती हैं, अच्छा। समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं, अच्छा। ज़्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? आप डॉगी को ही ले लीजिए, ठीक है, एक डॉगी है, गली का ही है, मैं उसको रोज़ दूध पिलाती हूँ, ठीक है, तो रोज़ दूध पिलाती हूँ, इतनी समझ है भाई उसको, मैं कहीं जैसे बाहर जाती हूँ तो मेरे पीछे पीछे चलता है और मेरे साथ ही फिर बात बस आता है, ठीक है, जब मैं अंदर चली आती हूँ ना घर में तब वो छोड़ के जाता है। तो इतनी समझ है कि ये मुझे दूध पिलाती है, इतना ध्यान रखता है, ठीक है। और जैसे कोई और डॉगीज आ जाते हैं तो घर के आसपास भटकने नहीं देते, कोई जैसे आ जाते हैं भीख भीख मांगते हैं वो जैसे, तो उन पर भी भूजते हैं, उनको भी बहुत ज़ोर से उन पर भी भूजते हैं, तो पता चल जाता है कि कोई वैसा आदमी आ गया है,
तो मुझे तो नहीं लगता बहुत समझ होती भाई, ठीक है। और जो लिविंग होते हैं सब में भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा भावनाएं जन्मजात होती हैं, ये गलत हो जाएगा। भावनाएं जन्मजात नहीं होती, मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है भावनाएं उसमें विकसित होती हैं और ये परिवर्तित भी होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके इमोशंस हैं वो चेंजेस उनमें आती रहेगी, तो आपके सभी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे जो सेकंड नंबर होगा ना भाई, भावनाएं जन्मजात होती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक कर देना। हाँ, क्वेश्चन है इसमें नीचे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। एक प्रकार की चिंतन है जिसमें अनुभव जो है उसके साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शंस पढ़ते हैं भाई। परावर्तक चिंतन कहलाती है, अवधानात्मक चिंतन कहलाती है, सृजनात्मक चिंतन कहलाती है, फिर आलोचनात्मक चिंतन कहलाती है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो ये आपकी अवधानात्मक चिंतन कहलाती है, ठीक है। अवधानात्मक चिंतन एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, तो अवधानात्मक चिंतन हो जाएगा, ठीक है। चिंतन के साथ अनुभव की संवेदना की व्याख्या कर रहा है वो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला, किसके द्वारा, जेम्स लॉन्जे, ठीक है। तो इसके अनुसार 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। परिस्थिति शारीरिक अशांति मानसिक स्थिति, परिस्थिति मानसिक स्थिति शारीरिक अभिव्यक्ति, ठीक है। परिस्थिति है शारीरिक अभिव्यक्ति है, मानसिक स्थिति है, परिस्थिति मानसिक स्थिति और शारीरिक अशांति। तो किसके अनुसार बताना भाई, जेम्स लॉन्जे, ठीक है। संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का ए रहेगा। कैसे रहेगा, देखो पहले तो आपके पास जो रहेगी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। परिस्थिति ऐसी आएगी, ठीक है। परिस्थिति आएगी, प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद शारीरिक अशांति, उसके बाद जो है आपको इफेक्ट पड़ेगा आपके शारीरिक अशांति, आप हो जाओगे शारीरिक रूप से, ठीक है, फिजिकली रूप से, और फिर आपका जो है डिप्रेशन बढ़ जाएगा, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले परिस्थिति आती है, फिर शारीरिक अशांति, फिर मानसिक स्थिति। तो ए आपका ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए क्रम ये जो होगा आंसर ठीक होगा, एक वाला क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता, आई होप कि आपको चीज़ें साफ दिख रही होंगी, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कमेंट करके ज़रूर बताना है भाई, ठीक है। और वीडियो ये जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ कैसी लग रही है, सभी सब्जेक्ट की कराऊंगी, ठीक है। हरियाणा जीके हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, आपका मैथ हो गया, ठीक है। मैथ की भी करा दूंगी, मैंने मैथ की वीडियोस डाली नहीं है, बाकी मैं करा दूंगी 10 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग सभी की डालूंगी वीडियोस, डेली आएंगी, 2-3 वीडियो डेली आपको मिलेंगी। प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से गुजर जाइए कि कंसेप्ट क्लियर कर लिया, सब्जेक्ट क्लियर है, उनसे क्वेश्चंस कैसे निकाल रहा है एग्जामिनर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई। एग्जाम टाइम में जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग पेपर कैसे किया जाता है, ये चीज़ ये भी आपको करनी आनी चाहिए। तो अपना मॉक टेस्ट भी लगा लेना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे थे हम। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। बहुत अच्छे से किया था भाई, ठीक है। यह क्या कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है जिनके माता पिता में कम बुद्धि होती है, ठीक है, आईक्यू लेवल उनका कम होता है, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे ना वो तो आपके बहुत प्रतिभाशाली होंगे, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है माता पिता की आईक्यू लेवल अच्छा है, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि है वो ठीक है, लेकिन उनके बच्चों की कम है, ठीक है। तो इस तरह की जब उल्टा हो जाए अथवा इसका ठीक उल्टा होता है तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। तो बताइए, जब उल्टा हो जाए, जो है इंटेलिजेंट माता पिता के बच्चे कम इंटेलिजेंट हो जाए, कम इंटेलिजेंट जो है माता पिता है उनके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, तो ये आपका प्रत्यागमन का नियम होता है, ठीक है। प्रत्यागमन का नियम इसको कहते हैं। जब हमने किया था बाल विकास में चीज़ अच्छे से हमने कर ली थी, ठीक है, बाल विकास में। 25 नंबर क्वेश्चन है भाई। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। तो प्राग दृढ़ता बनाम अलगाम, पहचान बनाम भूमिका सह भ्रांति, परिश्रम प्रियता बनावहीनता, फोर्थ आपका उत्पादनशीलता बनाव स्थिरता। 25 नंबर क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप। देखो एरिक्सन के अनुसार, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। इनके अनुसार, किसके अनुसार, एरिक्सन के अनुसार हमारा जो जीवन है वो 8 स्टेप से होकर गुजरता है, ठीक है। टोटल जो स्टेप्स हैं 8 उन्होंने बताए इनके अनुसार, ठीक है, वैसे नहीं, इनके अनुसार हमारा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। जब हम जन्म लेते हैं और जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक हमारा जो जीवन है 8 स्टेप से होकर गुजरेगा। तो इन्होंने यही चीज़ें बताई थी, उनमें उनका अपना टाइम पीरियड भी इन्होंने बताया था। तो इन्होंने जो स्टेज बताई थी, परिश्रम
लोकप्रियता बनावहीनता, फोर्थ स्टेज थी इरिक्शन के अनुसार। तो इसमें इन्होंने बताया था कि जब बच्चा रहेगा और परिश्रम करेगा, जैसे बच्चा आपने देखा होगा कई बार कहता मम्मा ये काम तो मैं कर लूंगा, जैसे कि सब्जी लाना, ठीक है, या फिर कोई बिजली वगैरह का बिल मम्मा मैं भराऊं। अगर आप बच्चे को काम करने दे रहे हो भाई, ठीक है, उसको मेहनत करने दे रहे हो, तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कोई काम कर सकता हूँ। बाकी वो बिगाड़ दे काम, नेक्स्ट टाइम भी उसको करने दिया करो, ठीक है, वो कह रहा है, वो इच्छुक है, इस लायक है, तो उसे करने दोगे तो उसको पॉजिटिविटी आएगी, उसको लगेगा कि हाँ मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो परिश्रम वो कर पा रहा है। अगर उसको नहीं करने, कई बार माता पिता डांट देते हैं, रहने तू घर पे ही रह, ठीक है, तू नहीं करेगा ये काम, तो क्या होता है उनमें हीनता आ जाती है। तो एरिक्सन के अनुसार जो मनोसामाजिक विकास है 8 स्टेप से होकर गुजरता है, तो उन्होंने यही चीजें बताई थी कि किस किस तरीके से होता है। बहुत अच्छे से कराया हुआ भाई, यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकती, कर लेना एरिक्सन का सिद्धांत। आपकी जो मैंने वीडियोज डाली थी इसकी मैराथन क्लास डाली थी, उसमें 12 टॉपिक कवर कराए थे, उसमें है ये वाला, ठीक है, टॉपिक। और एक वीडियो कराई थी मैराथन, बहुत छोटी छोटी मैराथन है भाई, जो 2 घंटे की है, उसमें मैंने 12 टॉपिक कवर कराए हैं। 12 टॉपिक आपको मिल जाएंगे, 2 घंटे की वीडियो है। एक में 6 टॉपिक कराए हैं, 50 मिनट की वीडियो है। इसी तरह से एक में मैंने आपका एनसीएफ और आरटीई कराया है, ठीक है, बहुत अच्छे से 30 से 40 मिनट में। सेपरेट वीडियो डाली, जैसे जीन प्याज हो गया, नैतिक कॉल वर्ग हो गया, बहुत अच्छे से कराए हुए हैं भाई, देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी साइकोलॉजी एस्टेट 2022 के नाम से आपको मिल जाएगी, ऊपर ही है, ठीक है। तो वहाँ पे कराया हुआ है, क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? विकास के संदर्भ में, अच्छा, विकास में परिवर्तन निहित होता है, विकास में, अच्छा, विकास पर्यटन अपूर्वानुमेय होते हैं। आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होता है, और विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोचिए क्या आंसर क्या होगा। देखो तो यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है। अच्छा, विकास में परिवर्तन निहित होता है, बिल्कुल होता है, विकास में परिवर्तन होता है। देखो कभी आपका विकास धीमी गति से चलता है, कभी तेज गति से चलता है, तो परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, विकास का क्रम। तो विकास पर्यटन अपूर्वानुमेय है, तो नहीं, पूर्वानुमेय है, ठीक है, अनुभव लगा सकते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है जो विकास का क्रम है ना, उसका हम पूर्व अनुभव लगा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को देख के नहीं कहते इसका विकास बहुत अच्छा होगा, जैसे हाइट इसकी अच्छी है, अपने माता पिता की तरह है, तो इसकी हाइट बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है, तो हम पूर्व अनुभव लगा सकते हैं विकास का। तो यहाँ पे क्या कह रहा भाई, अपूर्वानुमेय, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन पूछा था, तो ये गलत है भाई। अनुभव लगा सकते हैं विकास का, ठीक है, कि इसका विकास किस दिशा में होगा, कितना होगा। तो आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में ज्यादा संकटपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, जो आरंभिक विकास होता है पश्चवर्ती विकास की तुलना में संकटपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, बिल्कुल है, परिपक्वता का और अधिगम, ठीक है, कौन का उत्पाद होता है विकास, तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है, ठीक है, तो गलत कथन बताना आपको। देखो नेगेटिव वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा ध्यान में रखते हो, तो आप तो कंफर्म कर लेना भाई, गलत नहीं है होगा क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन पढ़ो आंसर लगा दो, ठीक है, क्वेश्चन गलत वाला है तो ध्यान में रखते हुए आंसर देना है क्वेश्चन के। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना। निर्देशन केवल अन्य के प्रयास के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करना। 27 नंबर क्वेश्चन है भाई, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ पे केवल ये ही गलत हो जाएगा, केवल जो होता है वो गलत का ही भाई होता है, ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव केवल वाला होता है, ये आपका टैग वर्ड होता है, ठीक है, तो केवल वाला आपको गलत कर देना है, सी नंबर। बाकी निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, बिल्कुल करता है, निर्देशन करोगे, निर्देश संजो है, ठीक है, तो व्यक्ति खुद समायोजित कर लेगा क्योंकि वो खुद से अपना निर्देशन कर रहा है, ठीक है। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति का विकास को बढ़ावा बिल्कुल देता है भाई। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी करता है, बल्कि केवल वाला आपका गलत हो जाएगा। प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, लड़कियों के प्रति, देखो मैंने कराया हुआ ना भाई ये वाला क्वेश्चन, अभी मैंने बता दिया था, इसमें भी बता दिया था, और आपकी जो मैराथन थी उसमें भी बताया था। लड़कियों के प्रति प्रेम भाव की फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? जब लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती है, ठीक है, तब इसको क्या कहा कहते हैं भाई। 28 नंबर क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया होगा, इलेक्ट्रा भावना की ग्रंथि, ठीक है। और लड़की अपनी माता से प्रेम करती है तो उसको ओडिपस कहते हैं, ठीक है, और लड़कियां अपने पिता से प्रेम ज्यादा करती हैं तो उसको इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, इसलिए मैं बता रही थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ से। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है भाई? व्यवहार का अध्ययन करने के लिए
प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा, भौतिकी विधि हो जाएगा, थर्ड है आपका नैदानिक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि, व्यवहार का अध्ययन कर रहा है आत्मनिरीक्षण विधि। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस पढ़ देती हूँ भैया आपके। आकस्मिकता दे रखी है, आदत बल दे रखा है, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, और नवीन परिस्थितियों में जो क्रियाएं करती है अनुक्रिया, अनुक्रिया की सहजता से होना, 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर रहेगा आदत बल। ठीक है, आदत बल। तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, आदत बल नहीं है। बाकी नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया बिल्कुल ठीक है, अनुक्रियाओं को सहजता से होना ये भी ठीक है, आकस्मिकता भी ठीक है, आदत बल नहीं होगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। थॉर्नडाइक के द्वारा कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ भाई, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के ही कराऊंगी, सारी चीजें करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, मेन चीजें भी बता रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ भाई मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए, स्टेट के लिए। तो जो बच्चे जुड़े हैं स्टार्टिंग से जो जुड़े हैं उनको भी पता है, बाकी जो बच्चा नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देंगे भाई चैनल से जुड़े रहना, बहुत अच्छी तैयारी करवा रही हूँ, बहुत ही कम समय बचा है सीटेट के लिए भी। बाकी बता दूँ 10 से 15 दिन भी मिलते हैं तो इतनी बेहतरीन तैयारी कराऊंगी आपकी सीटेट के लिए, इतना अच्छा मटेरियल आपको देने वाली हूँ। ठीक है, आप 120 स्कोर कर लोगे ईजिली, सीटेट की गारंटी है 120 की। ठीक है, और स्टेट में तो आपको जो है पासिंग मार्क्स ले लोगे। ठीक है, टारगेट आपका 120 है, आपका 90, 101, 110 तक आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, 110 तक। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का नियम बहुत अच्छे से क्या था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत प्रमुख नियम नहीं है। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सामान्यीकरण का नियम, तो इसने नहीं पूछा है। ठीक है, थॉर्नडाइक का नहीं वाला नियम। तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, सभी को पता है, मुख्य नियम, गौण नियम। ठीक है, तो मुख्य नियम में उन्होंने अभ्यास का नियम भी बताया था भाई, अभ्यास जब किसी काम पे आप अभ्यास करोगे, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे हो, अगर प्रीवियस क्वेश्चंस भी बार बार रिवीजन करते हो ना, जो चीज़ें बता रही हूँ अगर उनको भी आप देखते हो समझते हो तो अभ्यास के द्वारा भी चीज़ें सीख जाओगे। तो ये नियम थॉर्नडाइक के अनुसार बताया कि अभ्यास करते हैं तो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, प्रभाव पड़ता भी आपकी लर्निंग पर, प्रभाव पड़ता है अभी जैसे एग्जाम टाइम है, ठीक है, नेट बंद हो जाए आपका या फिर कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वो हो जाए जिससे आपका प्रभाव पड़ जाएगा आपकी लर्निंग पर, सीखने पर। ठीक है, तत्परता का नियम क्या रहेगा, तत्पर रहोगे, जितना आप किसी काम को लिए तत्पर रहोगे, जितनी आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आपने ठान लिया भी हाँ इस बार एस्टेट पास करना है तो करना है, हर साल पेपर देने से कोई फायदा नहीं है, फीस बेकार जाती है। एक बार पेपर देना है तो 1 महीना 2 महीने उस पर मेहनत करो, जितना आपको टाइम मिल रहा है अपना बेस्ट दो, अपनी तरफ से बेस्ट करके चलो, किसी भी काम को 100% आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो तत्परता का नियम भी इन्होंने दिया था। बाकी सामान्यीकरण का नियम वहाँ पे नहीं था, आप देख सकते हो मैंने थ्योरी करवाई थी, तो आपका गलत पूछा था तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, संवेगात्मक बुद्धि फेडरिक एवं किर्क ने, हेनरी एवं पीटर ने, जॉन एवं कॉनवेक ने, और मेयर एवं सॉल्वे ने। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा मेयर एवं सॉल्वे ने। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था शब्द, ये इन्होंने किया था, मेयर एवं सॉल्वे ने। उसके बाद चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को के जाने का प्रयास पर आधारित है। तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम, व्यक्तिगत अनुदेशनात्मक उपागम, बहु इंद्रिय उपागम। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो ये रहेगा आपका व्यक्तिगत अनुदेशनात्मक उपागम। ठीक है, ये रहेगा आपका थर्ड ही है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम भी नहीं है, प्रयास पर आधारित है, तो आपका यही होगा। ठीक है, कंफर्म है भाई, थर्ड ही आपका राइट रहेगा, व्यक्तिगत अनुदेशनात्मक उपागम। एक बार मैं आंसर देख लेती हूँ भाई इसका। हाँ भाई ऑफिशियल यही है, व्यक्तिगत अनुदेशनात्मक उपागम। ठीक है, तो यही रहेगा। लुप्त अधिगम संप्रत्यय का सर्वप्रथम किसने परिचित कराया भाई, 4 नंबर क्वेश्चन का, कूटलेविन, ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड चेस टॉलमैन, पावलोव। लुप्त अधिगम, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्ड चेस टॉलमैन का रहेगा ये। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने परिचित कराया था लुप्त अधिगम को। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है भाई, प्रकार्यवाद के देखो ये सारे सिद्धांत कराए हुए मैंने। ठीक है, 95 जो सिद्धांत कराए वहां पे मिल जाएंगे भैया आपको। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, 5 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, विलियम जेम्स। कौन, विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है, देखो जन्मजात अभिप्रेरक पूछा भाई इसने। ठीक है, पुरस्कार नहीं है, दंड नहीं है, भूख नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है। तो बताइए 6 नंबर का क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है
सॉरी नहीं है, इसमें उदाहरण है पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा भूख। ये जन्मजात उदाहरण होता है भाई, ठीक है। देखोगे आप जन्म के बाद ही बच्चे को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसको कुछ पिला दे, दूध वगैरह पिला देते तो वो चुप हो जाता है। तो जन्मजात उदाहरण होता है। बाकी पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन ये आपके जन्मजात नहीं होते, ये तो आपके जन्म होने के बाद ही आपको मिलते हैं। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो पूर्व अवस्था में, पश्चात अवस्था, देखो ऐसे दे रखा पश्चात, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है। वयसंधि काल, ठीक है, मतलब किशोरावस्था। नाम ध्यान रख लेना भाई, इनमें कंफ्यूजन होती है। वयस्कावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? डी, ठीक है, वयसंधि काल में। तो लैंगिक परिवर्तन जो होते हैं किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाते हैं देखने। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम पूछा है भाई। क्लासिकल अनुबंधन बहुत अच्छे से किया था। एसआर अनुबंधन कहते हैं, आर प्रकार का अनुबंधन, एसआर प्रकार का अनुबंधन। 8 नंबर क्वेश्चन दीजिए आंसर। देखो इसका क्लासिकल अनुबंधन का एस प्रकार का अनुबंधन रहेगा, ठीक है, एस प्रकार का। इस तरह से भी आ सकता है, तो आप ठीक करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं भाई। 9 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका परिक्षम प्रियता बनावहीनता। देखो मनोसामाजिक सिद्धांत जो हमने किया था अभी इरिक्शन का, ठीक है, जो मैंने बताया था 8 स्टेज से होकर गुजरता है। उन्होंने बताया था इनके अनुसार जो हमारा जीवन है 8 स्टेप से होकर गुजरता है। किसने बताया था भाई? आपके इरिक्शन ने बताया था, जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। एक क्वेश्चन इससे पहले वाला पेपर किया था उसमें आया था, एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है। जिन पे आज के 2 क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो ये आपके देखो टॉपिक्स पे ध्यान दो भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी करते हो ना, तो वहां से भी आप अगर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए तो 15 में से 15 नंबर पक्के हैं, ठीक है। इसलिए उन पे ध्यान दो जो एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं। मैंने वही चीज़ें ज़्यादातर कराई हैं जो फिक्स हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स भी फिक्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा स्टेजिस से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, ठीक है। बाल विकास के अवस्थाओं से क्वेश्चन, इसी तरह से आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। अगर आप करते हो तो 25+ स्कोर ईजिली कर लोगे। बस डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से समझा है, चीज़ों को ध्यान से सुना है, ठीक है, किस तरह से अपने कनेक्ट करके चीज़ें अपने व्यवहार से आप कर पा रहे हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वही बताओ, परिक्षम प्रियता वनावहीनता। ऑप्शन है आपके पास 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका रहेगा 6 से 11 वर्ष, ठीक है, 6 से 11 वर्ष। परिक्षम करेगा वही सेम क्वेश्चन है भाई, बनावहीनता। प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले में भी आया था, इसमें भी आ गया, ठीक है। तो रिपीट क्वेश्चन ये भी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, इनका एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो है ऑप्शन है सातत्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। देखिए सातत्य का सिद्धांत बिल्कुल है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है, बिल्कुल है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में, ठीक है, आप देखोगे सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता, किसी का जो है IQ लेवल अच्छा होता है, कोई शारीरिक रूप से अच्छा होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, ठीक है, जो एकरूपता का सिद्धांत ये भी ठीक है, क्योंकि देखो पैटर्न की एकरूपता ये क्या मैंने अच्छे से कराया हुआ क्रम से अनुसार जो होगा ना आपका, इसमें आपका जो रहेगा, इसमें जो रहेगा जैसे मानव का जो बच्चा है मानव ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी भी रहेगा, तो अपने ही जाति के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो इसका एकरूपता का सिद्धांत कहलाता है। विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं का कार्यवाही का सिद्धांत क्या कहलाता है? ये आपका गलत है, ठीक है, नहीं पूछा था तो नहीं हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। कैसे हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य प्रक्रियाओं को कार्यवाही का सिद्धांत, सामान्य से पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, यार 9 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, परिक्षम प्रियता बनावहीनता अवस्था के लिए इरिक्शन ने कौन सा आयु समूह बताया था? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किया था हमने, पहले क्वेश्चन में भी आया था, इरिक्शन की थ्योरी से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी था, और सेम ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो इरिक्शन की थ्योरी आपको करनी है, इनके अनुसार मैंने बताया 8 स्टेप से होकर हमारा जीवन गुजरता है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ए रहेगा, ठीक है। 6 से 11 वर्ष का काम करने दिया जाएगा तो परिश्रम प्रियता होगी, ठीक है, परिश्रम करता है उसको पॉजिटिविटी आएगी अंदर से कि हाँ वो किसी काम को कर पा रहा है। नहीं करने दोगे, माता पिता किस काम को नहीं करने दोगे बच्चे को, तो उसमें हिंट आ जाएगी, अभी किया था भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? 10 नंबर क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा बताइए आप, पहले आप बताइए, नहीं पूछा भाई।
सातत्य का सिद्धांत होता है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है सभी में होती है, बच्चे बड़े सभी में होती हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसके बाद पैटर्न की एकरूपता होती है। एकरूपता होती है भाई, देखो आप मानव का बच्चा मानव भी पैदा होता है, ठीक है, किसी जानवर का जो रहेगा वही बच्चा पैदा होगा, तो एकरूपता भी होती है। विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया, ये आपका गलत हो जाएगा भाई, सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं करता है बच्चा, जो रहेगा पहले सामान्य क्रियाएं करेगा, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करेगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो 4 नंबर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं भाई, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है भाई, व्यवहारवाद इसका राइट आंसर, ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं आपके, ठीक है, व्यवहारवाद के। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का? तो समायोजन, योग्यता भी, ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता। देखो समायोजन योग्यता भी होती है, नहीं पूछा है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होती है, संवेग रूप से अगर परिपक्व हो, ठीक है, तो बिल्कुल है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य आपका, संवेग रूप से परिपक्व हो, आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा अपने संवेगों को, ठीक है, समायोजन कर रहे हो, बिल्कुल है, आत्मविश्वास की भावना है, तो बच्चा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। बाकी असहनशीलता अगर आप में है, आप सहन नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तोड़फोड़ मचा रहे हो अपने घर में, ठीक है, जैसे आप तोड़ देते हो, किसी फोन को फेंक देते हो, तो ये असहनशीलता के उदाहरण होते हैं, ठीक है, तो इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लक्षण नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, असहनशीलता। कैटल संस्कृति जो रहेगी, मुक्त परीक्षण की मापनी 1, ठीक है, 1 किसके लिए बनाई गई थी? 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 12 से 15 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 2 से 4 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, एक बार इसका आंसर देखती हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरी भी यही कन्फ्यूजन थी, जो ये आपकी ये बनाई थी ना बुद्धि परीक्षण मापनी 1, ये मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए तो ठीक है बनाई थी, यहाँ पे एज में कन्फ्यूजन थी, और यहाँ पे भी इसमें वॉन असंग दिया गया, स्टार लगाया हो इस क्वेश्चन पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं इसके प्रीवियस क्वेश्चन के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोनस अंक दिया गया था, जो आपका जो मापनी के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए थी, 15 साल तक शायद थी ऑलमोस्ट, यहाँ पे इस तरह से कंफ्यूजन है, तो ये आंसर पर इसका बोनस अंक मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम? सही तार्किक क्रम बताना भाई, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक, सत्यापन, ठीक है, तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक, सत्यापन, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन और परिपाक। तो 40 नंबर का हो जाएगा आपका सही, ठीक है। सी, तैयारी करोगे, परिपाक हो गया, अंतर्दृष्टि, प्रसन्नता, इस तरह से इसका क्रम ध्यान रखना है रचनात्मक प्रक्रियाओं का, ठीक है। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन भी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत बहुत अच्छे से किया था भाई स्किनर। तो अंतर्दृष्टि से संबंधित है, बिल्कुल है, संबंधित नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं को ध्यान में रखते आंसर देना है। अंतर्दृष्टि है, पुनर्वलन, शब्द पुनर्लाभ, विलोपन, तो पुनर्वलन भी था, विलोपन भी था, स्वैत पुनर्लाभ भी था, अंतर्दृष्टि इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत पूछा था इसलिए ए इसका राइट आंसर रहेगा, नहीं पूछा था भाई ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हवार्ड, सैमुअल क्लर्क ने, वैन रिवर ने, वर्क ने। 60 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सैमुअल क्लर्क ने किया था, ठीक है। वे बच्चे जो विभिन्न रूप से अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं ना, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सैमुअल क्लर्क ने किया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थन नहीं है? प्लेटो, अरस्तू, डेकार्टे, वुंट। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। डी, वुंट, ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान इन्होंने कहा था, विलियम वुंट हो जाएगा इसका आंसर। देखो मनोविज्ञान की उत्पत्ति ये वगैरह से भी क्वेश्चन ये कंफर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे सीडीपी साइकोलॉजी में, एस्टेट में, ठीक है, एस्टेट में, तो यहाँ से कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है मनोविज्ञान भी आपको, तो कर लेना, वहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा से टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अति निर्दयी मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा से टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अति निर्दयी मनोविज्ञान, सी नंबर, ठीक है। तो दैहिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है, दैहिक मनोविज्ञान भी नहीं, नैदानिक भी नहीं, विकासात्मक अति निर्दयी मनोविज्ञान होगा इसका राइट आंसर। पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है इसमें अति निर्दयी मनोविज्ञान में। जीन प्याजे, देखो फिर से आ गया, ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त करते हैं? जीन प्याजे, इसका मतलब जीन प्याजे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 1-2 नंबर या 3 नंबर दिला सकता है एक जीन प्याजे आपको। तो 90 नंबर का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 11 से 15, ठीक है। तो तार्किक जो रहेगा मूल चिंतन इसमें होने लगता है, हो जाता है मतलब, ठीक है, तो 11 से 15 रहेगा
अमूर्त चिंतन रहेगा आपका बाल अवस्था में। बहुत अच्छे से समझिए, स्टेजेस यहाँ पे भी करवाई हुई है, ध्यान दे लेना। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? भाई मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ये कह रहा है मनोविज्ञान मानव के चिंतन स्मृति, देखो चिंतन है, स्मृति है, ठीक है, भाषा है, ये सब क्या भी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका बी नंबर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तत्व का प्रकार क्रेचमर, शेल्डन क्रेचमर हमने बहुत अच्छे से किए हुए हैं, ठीक है, के द्वारा नहीं दिया गया है, क्रेचमर के द्वारा। तो बताइए 21 का आंसर। देखो इसका स्टॉल काय भी इन्होंने दिया था, लंबे काय भी, गोल काय, तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब कलात्मक। कलात्मक के बारे में इन्होंने नहीं बताया, स्टॉल काय वाले व्यक्तियों के बारे में बताया था, लंबे काय लंबे जो लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं ना उनके बारे में, ठीक है। गोल काय जो गोल मटोल होते हैं, जो गोल मटोल होने का स्वभाव भी हंसमुख स्वभाव का ज्यादातर होते हैं गोल मटोल, ठीक है। सुडोल जो थोड़े उनकी वैसे दिखते हैं ना, तो सुडोल से, बिडूल से, इस तरह से। तो जीन पियाजे के अनुसार नेति विकास अवस्था प्रायतता अनुयता का आयु समय क्या है, ठीक है। जीन पियाजे देखो ऊपर आया था, अभी यहाँ पे आ गया, 2 क्वेश्चन से एक ही पेपर में। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, ठीक है, नैतिक विकास अवस्था, नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने भाई, संज्ञानात्मक भी ध्यान रखना है और नैतिक विकास भी। विकास अवस्था प्रायतता अनुयता का आयु समूह क्या रहेगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 से 8 वर्ष, ठीक है, नैतिक विकास अवस्था। उसके बाद चलते हैं भाई 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, प्रभावित, सांवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिकता। तो बताइए 23 का क्वेश्चन जो रहेगा आंसर रहेगा वो रहेगा प्रत्यक्षीकरण प्रभावित, ठीक है। अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है प्रत्यक्षीकरण प्रभावित। बाकी सांवेगिक अस्थिरता जो रहेगी अधिगम अक्षम बालकों के लिए रहेगा, ठीक है। अव्यवस्थित अवधान, आवेगिकता भी रहेगा। बाकी आपका प्रत्यक्षीकरण प्रभावितता ये नहीं होगा लक्षण, ठीक है। तो नहीं पूछा था तो ए ही आपको लगाना है। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि बहुत अच्छे से की हुई है भाई हमने, एक एक बुद्धि लब्धि। तो यहाँ पे गंभीर मानसिक मंदता वाले की IQ लेवल पूछा है, 50 से 60 है, 36 से 51 है, 20 से 35, 20 से नीचे। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका जो आंसर रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन का रहेगा सी। 20 से 35 वर्ष के बीच के जो बच्चे रहेंगे वो गंभीर मानसिक मंदता वाले होंगे। बाकी 20 से जो नीचे होते हैं वो आपके जड़ बुद्धि के होते हैं, ठीक है। 20 से कम, 25 से कम आ जाए तो जड़ बुद्धि लगा देना। विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों, देखो कराए हो आप ये, ठीक है, समान लिंगियों मैंने कराया था ना, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती हैं, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो मैं जो कंसेप्ट करा रही हूँ साथ में जो चीजें बता रही हूँ ना उन पे भी ध्यान दे लो, उनसे भी क्वेश्चन नेक्स्ट टीचर तो प्रीवियस क्वेश्चन ही आगे आएंगे, वही आप सोल्व कर, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है, मैंने किसी और क्वेश्चन में बताई थी ये चीज, वो भी समझाया था और उसके साथ ये चीज भी बताई थी, ठीक है। तो उसमें विषम लैंगिक मुझे ध्यान आया, विषम लैंगिक हमने किया था जिसमें लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और समान लैंगिक हो जाएंगे जो लड़कियां लड़कियों के साथ ही खेलेंगी और लड़के लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं। तो ये अवस्था पूछी थी, मित्रता विकसित होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 10 से 12 वर्ष बाल अवस्था के जो बच्चे रहेंगे ना उसमें आपको ये भावना देखने को मिलेगी। लड़कियों की अलग ग्रुप रहेगा, लड़कों का अलग ग्रुप रहेगा, ठीक है, अपना अपना अलग रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? अवसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन पूछा भाई। अब अभिसारी, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वैलीन चिंतन। 26 नंबर क्वेश्चन डी इसका आंसर रहेगा स्वैलीन चिंतन, ठीक है। यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं पूछा था, नहीं पूछा था। यथार्थवादी भाई वो स्वयं में लीन जो रहेंगे वो आपके यथार्थवादी नहीं रहते, ठीक है, वो स्वयं में लीन रहते, वो यथार्थवादी नहीं होते। अभिसारी चिंतन वाले व्यक्ति यथार्थवादी होते हैं, आलोचनात्मक व्यक्ति भी यथार्थवादी होते हैं, धरातल से, ठीक है, रिलेटेड, समाज से रिलेटेड उनके कार्य करते हैं। सृजनात्मक चिंतन उनमें होता है, स्वैलीन चिंतन हो जाता है जो स्वयं में लीन होते हैं, ठीक है। तो ये यथार्थवादी का प्रकार नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी का मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? मैं टिक लगा देती हूँ, फिर बच्चे कहेंगे मैम टिक लगा दिया करो, इसका आंसर हो तो इसका डी रहेगा स्वैलीन चिंतन, ठीक है। नहीं पूछा था तो इसको आपको करना है स्वैलीन चिंतन। बाकी आपके अवसारी, आलोचनात्मक, सृजनात्मक ये ठीक रहेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थन नहीं है? भाई मैस्लो, फायर, रॉजर्स, ऑथर, कॉम्बस। तो बताइए 27 नंबर का क्वेश्चन जो है प्रायर, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक मानवतावाद मनोविज्ञान का समर्थन नहीं था प्रायर, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए। उसके बाद चलते हैं, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स थे, बहुत अच्छे से किया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। विलियम बेस थे, विलियम वुंट थे, विलियम हंट थे। 28 नंबर क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर रहेगा विलियम वुंट, ठीक है। संरचनावाद के प्रवर्तक थे विलियम वुंट। सिद्धांत जो कराए उनमें आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा चक्र
बहुत अच्छे से किया था भाई। आवश्यकता होती है उसमें, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। तो इसमें आवश्यकता भी होती है, अंतर्नोद भी, प्रोत्साहन भी, ठीक है। आवश्यकता होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता है भाई आपको, अभिप्रेरणा का चक्कर में यही था, सबसे पहले आवश्यकता रहेगी, फिर उसका प्रोत्साहन, अंतर्नोद, बाकी संवेग। आप बहुत अच्छे से कराए हो, आप कर सकते हो। उसमें जो आपका अभिप्रेरणा चक्र इस तरह से होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह से, तो उस आगे वो पूर्ण हो जाता है वो चक्र। तो मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, हिंदी टू इंग्लिश दोनों में ही है, देख लेना। यहाँ इसका आंसर रहेगा संवेग, ठीक है। चक्र से संबंधित नहीं पूछा था तो नहीं करना। उसके बाद चलते हैं भाई 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट रहेगा। वह का संभोग किससे मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? वह, मैंने बताया था ना, मूल प्रवृत्तियां कर लेना भाई, शॉर्ट में भी डालियो एक वीडियो पेपर पे लिख के, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना आप। तो मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चन आता है, जो वह का संवेग होता है वो होता है आपका, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का डी, प्लायन। तो ये आपके हो गए 60 क्वेश्चन। आज की वीडियो में 60 रहेंगे। आज एक ही दिन में आपको 2 से 3 वीडियोस दूंगी, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए। तो वहाँ पे हरियाणा जी के भी कवर कराऊंगी प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी वाले बच्चे देख लेना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भाई हरियाणा जीके में भी, और टाइप भी समझ में आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नई वाले पूछ रहे हैं, किस तरह से ए बी वाले पूछ रहे हैं। तो ज़्यादातर आपको उनको बहुत आइडिया मिलता है बच्चों को, ठीक है। आपको हरियाणा जीके भी कराऊंगी, हिंदी इंग्लिश भी करवा दूंगी, ठीक है। रीजनिंग की डाली हुई प्रीवियस क्वेश्चन की सभी टाइप क्लियर करने की कोशिश करते हो, 1-2 वीडियो और एग्जाम तक मैं डाल दूँ। बाकी सीडीपी साइकोलॉजी कवर करेंगे सारी ही। तो चलिए, चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अच्छा जो है आपके लिए मेहनत करने का मन होता है। तो प्लीज़ कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें अपनी सभी फ्रेंड्स में, क्योंकि सभी की भलाई में हमारी भलाई होती है, ठीक है। आप दूसरों की सोचोगे तो भगवान आपकी सोचेगा, ये सत्य है, ठीक है। तो अपने मन को साफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।